सुबह का वक्त था और बावर्ची खाने से बर्तनों के खड़खड़ाने की आवाज़ आ रही थी, जहां नादरा सुबह मुसलसल काम में मसरूफ थी। इसी असना में रेहान की कड़कती हुई आवाज़ आई, अरे नादरा, कितनी देर लगाओगी? रोटी लाने का कहा था, इतनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती? इस पर सास भी अपनी तंज़िए ज़बान चलाने से बाज न आई और बोली, बेटा, इससे क्या तवक्को रखती हो? सारा दिन तो उसे आराम ही चाहिए होता है। नाश्ता बहाने में भी उस पर जैसे कयामत गुजरती है। नादरा हाँफते हुए हाथ में पर उठा लिए कमरे में दाखिल हुई और धीमी आवाज़ में बोली, जी रेहान, ये ले रोटी। माजरत, बस अभी दूसरा पर उठा भी तैयार करती हूँ। रेहान ने प्लेट को एक तरफ धकेलते हुए गुस्से से कहा, ला बस रहने दो, अब तुम्हारा पर उठा नहीं खाना मुझे, भूख मर गई मेरी। सास ने फौरन तायद की, हाँ नादरा, अब ना ही बनाओ। वैसे भी तुम्हारा ये पर उठा गले से नहीं उतरता। जाओ जाकर बर्तन धो लो, आखिर यही तो तुम्हारा असल काम है। नादरा एक लम्हे के लिए रुकी, उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। इसने होठ भींचकर खुद को संभाल लिया। वो जानती थी कि अगर आज इसने जवाब दे दिया तो ये भी उसके यानी उसके मैके तक पहुंच जाएगी। और उसे अपने वालिदैन की वो नसीहत याद आ गई, जब उन्होंने कहा था कि 4 बहनों की जिम्मेदारी और समाज के डर से उसे हर हाल में अपनी ससुराल में ही गुजारा करना होगा। वो सोचती थी कि उसके 2 बच्चों की जिम्मेदारी उठाने को कोई तैयार नहीं, और अगर उसने तलाक का सोचा तो उसकी छोटी बहनों के रिश्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इन्हीं सोचों में गुम वो दोबारा बावर्ची खाने की तरफ मड़ गई, जहां उसके आंसू नलके के पानी के साथ बह रहे थे। जब सास ने दूर से आवाज़ लगाई कि क्या वहां खड़े खड़े खाद देख रही हो, तो नादरा ने एक दुख भरी मुस्कुराहट के साथ ऊंची आवाज़ में जवाब दिया, जी अम्मी, बस अभी कर रही हो गए हैं बर्तन। नादरा किचन में दाखिल हुई तो नल खोलकर खामोशी से दीवार के साथ तेज लगाकर रो दी। आंसू उसके गालों पर बहकर उसकी थकन और बेबसी के साथ मिल गए, जैसे उसका अपना वजूद इन बर्तनों की स्याही में तहलील हो रहा हो। बर्तन धोते हुए उसे अपनी माँ की वो तल्ख नसीहत गूंजती सुनाई दी, बेटा सब्र कर लो, घर टूट जाए तो औरत का कुछ नहीं बचता। उसे एहसास था कि सिर्फ मैट्रिक पास होने के बायस उसके पास बाहर निकलकर मुलाजमत के ज़्यादा मौके नहीं हैं। बस यही सिलाई का हुनर था जो उसने बचपन में सीखा था। तभी कमरे से बच्चों के रोने की आवाज़ आई। छोटी जोया और 5 साला अहमद भूख से बलक रहे थे। नादरा ने फौरन अपने भीगे हुए गालों को दुपट्टे से रगड़कर साफ किया, पुराने पर अट्ठे तवे पर गरम किए और जल्दी से चाय बनाकर ट्रे उठा ली। कमरे में दाखिल हुई तो रेहान मोबाइल पर मंगन था और सास टीवी के सामने बैठी किसी ड्रामे में खोई हुई थी। नादरा ने धीमी और कांपती आवाज़ में कहा, बच्चे रो रहे हैं, ज़रा आप लोग चुप करवा देते तो मैं खाना ख़त्म कर लेती। रेहान ने सर उठाकर ऐसी तीखी नज़रों से उसे देखा कि नादरा की सांसें हलक में अटक गईं। वो खामोशी से बच्चों को खाना खिलाने लगी, जबकि इसके हाथ सिलाई के काम से पहले ही ज़ख्मी रहते थे। शाम को जब रेहान दोस्तों के साथ बाहर गया तो नादरा ने मौका देखकर अपना पुराना मोबाइल निकाला और एक सोशल मीडिया ग्रुप में अपनी सिलाई के नमूने पोस्ट कर दिए। थोड़ी देर बाद एक खातून ने जवाब दिया, काम तो अच्छा है, क्या घर बैठे कपड़े सी कर दे सकती हो? नादरा की आंखों में बरसों बाद उम्मीद की एक ऐसी चमक आई जिसने उसके अंदर एक नई रोशनी जला दी थी। रात जब सब सो गए, वो छपकर कपड़े नापने लगी और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे इतनी हिम्मत दे कि मेरी सिलाई की ये मेहनत मेरे बच्चों के काम आ सके, ताकि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अगले ही दिन जब रेहान की नज़र नादरा के कमरे के कोने में छपे कपड़ों और धागों के ढेर पर पड़ी तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। सास ने मौका गनीमत जाना और नमक मिर्च लगाकर आग मज़ीद भड़का दी। देखो बेटा, ये घर में बैठकर इज्जत का जनाजा निकाल रही है, ना जाने किन अनजान लोगों से इसका राब्ता है। कल को ये हमारे नाम को दाग लगाएगी।
रेहान ने तैश में आकर सारे कपड़े जमीन पर बिखेर दिए, सिलाई मशीन को एक जोरदार लात रसीद की और नादरा पर धाड़ते हुए कहा, तुम्हारा काम सिर्फ घर और किचन संभालना है, ये बाजारों काम करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नादरा, जिसका दिल उन बिखरे कपड़ों की तरह पारा पारा हो रहा था, खामोशी से टूटे हुए धागे समेट ही रही। उसकी आंखों से आंसू रवा थे, मगर उसने एक लफ्ज़ भी जुबान से ना निकाला। उसे अपने वालिदैन की वो तनबीह याद थी कि अगर आज उसने ज़रा भी मज़ाहमत की तो बात सीधी उसके मेके तक जाएगी। रात को रेहान ने सर्द और धमकी आमेज लहजे में वार्निंग दी, अगर कल से ये शैन और ये फजूल काम घर में नजर आया तो याद रखना, अंजाम बहुत बुरा होगा। नादरा ने सर झुकाकर सिर्फ जी कहा, लेकिन इस रात उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। खिड़की से आती ठंडी चांदनी को देखते हुए उसने दिल में एक ऐसी चिंगारी महसूस की, जवाब बुझने वाली नहीं थी। उसने खुद से अहद किया कि चाहे सामने कितने ही रास्ते बंद कर दिए, क्योंकि अब वो सिर्फ एक बेबस बीवी याद बने वाली बहू नहीं थी, वो एक माँ थी, और एक माँ के सब्र और हौसले की कोई इंतहा नहीं होती। नादरा के पास मशीन रखने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उसके हाथ अब भी किसी धागे को थामने की तड़प महसूस करते थे। फिर एक दिन उसकी सहेली समीना उसे क्रोशेट का वो बारीक काम लेकर आई जो उसकी तकदीर बदलने वाला था। ये काम इतना बारीक था कि रानों की जागती आंखों के बगैर मुमकिन न था। नादरा ने हिम्मत करके अपनी चारों बहनों को अपने साथ शामिल कर लिया। वो बहनें जो अब तक उसे एक बेबस बड़ी बहन समझती थीं, आज उसकी ताकत बनकर उभरी। नादरा ऑर्डर लेती, समीना के जरिए माल बहनों के घर पहुंचाती, और रात के अंधेरे में जब घर में सन्नाटा होता, नादरा किचन के एक कोने में बैठकर क्रोशिया के बारीक काम में जट जाती। एक रात जोया ने उसे उंगलियों पर पैटियां लेटे हुए देखा तो रो पड़ी, अम्मी, आपकी उंगलियां जख्मी हो गई हैं, ये सब छोड़ देना। नादरा ने उसे सीने से लगाया और कपकपाती आवाज़ में बोली, बेटा, ये जख्म नहीं, मेरी इज्जत के निशान है। अगर मैं आज ना जागी तो कल को तुम्हारे नसीबों पर भी अंधेरा छा जाएगा। हम 5 बहनें मिलकर अपने घरों के चिराग जला रही हैं। 3 माह बाद जब जोया की स्कूल फीस का मुतालबा हुआ तो नादरा ने किचन की अलमारी से वो रकम निकाली जो उसने अपनी नींदों और मेहनत के बदले कमाई थी। रेहान ने जब पैसे देखे तो उसकी आंखों में शक और गुस्से का जहर घुल गया। इतने पैसे कहाँ से आए? तूने किसी से कर्ज लिया है? मेरा नाम बदनाम करने का क्या इरादा है? उसने नादरा को खूब जलील किया। जैसे तैसे नादरा ने बात बनाई कि ये पैसे उसने किसी सहेली से उधार लिए हैं। लेकिन अगले हफ्ते को रियर वाले के जाने के बाद घर में जो तूफान आया वो पहले से 10 गुना बड़ा था। सास चला चला कर कह रही थी, बस अब बहुत हो गया, इस औरत ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। रेहान ने गुस्से में आकर नादरा का पुराना मोबाइल दीवार पर दे मारा, बाकी मांदा सामान और कपड़े जला दिए और धाड़ते हुए बोला, तुम्हारे जैसी औरत मेरे घर में नहीं रह सकती। नादिराने का पत्ते हाथों से बच्चों को सीने से लगा लिया और बस इतना कहा, रेहान, एक बार मेरी बात तो सुनो। लेकिन रेहान ने एक भी लफ्ज़ नहीं सुना। इसी रात उसने गुस्से में 3 बार तलाक कहकर नादिरा को घर से निकाल दिया। नादिरा की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी खामोशी थी। वो जानती थी कि अगर आज वो कमज़ोर पड़ गई तो कल के लिए बच्चों को संभालने की हिम्मत नहीं बचेगी। वो रात को मेज़ोया और अहमद को लेकर अपने मेके ले गई। दरवाज़ा खुला तो माँ ने बेटी और दोनों बच्चों को सामान समेत खड़ा देखकर बस इतना कहा, बेटा, अंदर आ जाओ। बाप ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मोहल्ले में बात फैलते देर ना लगी कि बड़ी बेटी को तलाक हो गई है। मेके में 2 हफ्ते गुजारने के बाद नादरा ने फैसला कर लिया कि वो अब किसी पर बोझ नहीं बनेगी। इसकी सहेली समीना ने उसका भरपूर साथ दिया। समीना ने अपनी जमा पूंजी से नादरा के लिए एक छोटा सा किराए का घर ढूंढ दिया। 2 कमरों का घर जो साफ सुथरा और महल्ले के कोने पर वाक़े था।
نادرہ زویا اور احمد کو لے کر وہاں شفٹ ہو گئی۔ اس کے ساتھ اس کی 2 چھوٹی بہنیں عائشہ اور مریم بھی آ گئیں اور بولے، ہم آپ کا کام میں ہاتھ بٹائیں گی، آپ اکیلی نہیں ہیں۔ اب دن میں بہنیں گھر کا کام سنتے اور بچوں کو دیکھتی ہیں، اور رات کو تینوں بہنیں مل کر سلائی اور کروشیا کا کام کرتی تھیں۔ سمینہ بازار سے کپڑے لا کر دیتی اور تیار شدہ آرڈر پہنچاتی۔ آہستہ آہستہ نادرہ کے کام کی شہرت پورے محلے میں پھیل گئی۔ کرائے کا یہ چھوٹا سا گھر اب نادرہ کے لیے کوئی جیل نہیں تھا، بلکہ وہ اس کی اپنی آزاد دیوان گیا تھا، جہاں کوئی تانا نہیں تھا، کوئی چیخ و پکار نہیں تھی، صرف مشین کی کھٹکھٹ، بہنوں کی ہلکی سی ہنسی اور بچوں کے منہوں سے ماما کی پیاری آواز تھی۔ نادرہ نے پہلی بار زندگی میں سکون کا سانس لیا اور دل میں سوچا، شاید اللہ نے یہی بہتر لکھا تھا۔ بوتیک کا کام اب اچھے سے چل نکلا تھا، اور بچے بھی اب پہلے سے بہتر ماحول میں پروان چڑھ رہے تھے۔ ایک دن جمعہ کی نماز کے بعد نادرہ کے والد کے پاس محلے کے امام صاحب خود آئے، اور ساتھ ہی ایک سنجیدہ مزاج شخص بھی تھے۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں اکاؤنٹس کا کام کرتے تھے اور ایک شریف گھرانے تعلق رکھتے تھے، مگر ان کی ایک 10 سالہ بچی بھی تھی۔ امام صاحب نے نادرہ کے والد سے کہا، سلمان صاحب رشتے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے ایسی عورت چاہیے جو محنتی ہو اور بچوں کو عزت اور پیار دے سکے۔ نادرہ نے جب یہ بات سنی تو وہ پہلے گھبرا گئی۔ اس نے سوچا، میں طلاق یافتہ ہوں، 2 بچوں کی ماں ہوں، کون مجھے اس طرح قبول کرے گا؟ لیکن اس کے والد نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور پیار سے کہا، بیٹا، تم نے بہت مہار لیا ہے۔ اگر کوئی عزت کے ساتھ تمہارا اور بچوں کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہے تو اس بارے میں سنجیدگی سے سوچ لو۔ عائشہ اور مریم بھی بول اٹھی، آپا، یہ انسان اچھے لگ رہے ہیں، بچوں سے بھی کتنے پیار سے بات کر رہے تھے۔ نادرہ نے ایک واضح شرط رکھی، میں شادی کروں گی تو اپنے بوٹیک اور اپنے بچوں کے ساتھ کروں گی۔ اگر وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں تو مجھ کوئی اعتراض نہیں۔ اگلے ہفتے سلمان خود بوٹیک پر آیا۔ اس نے دکان دیکھی، نادرہ کی محنت اور ہنر کی دل کھول کر تعریف کی، اور زویا اور احمد سے بہت شفقت سے ملا۔ جاتے ہوئے اس نے بس اتنا کہا، مجھے زندگی میں صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ایک حقیقی ساتھی چاہیے، اور آپ جیسی عورت جاگا جاگیر۔ نادرہ نے اس رات بہت سوچا۔ اس کے دل میں جہاں ایک طرف ماضی کا خوف اور ڈر تھا، وہیں دوسری طرف ایک روشن مستقبل کی امید بھی جاگ رہی تھی۔ مگر جب یہ خبر ریحان تک پہنچی تو اس کی مردانہ ہٹ دھرمی جاگ اٹھی۔ اس نے ایک شرمناک شرط رکھ دی کہ نادرہ اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھ سکتی ہے، بشرطے کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے، اور اگر اس نے شادی کی کوشش کی تو وہ بچوں کی کسٹڈی کا کیس کر کے انہیں چھین لے گا۔ نادرہ ایک ماں تھی، اس کے دل پر جو گزری وہ صرف وہی جانتی تھی۔ ایک طرف نئے کا عزت جیون کا امکان تھا، اور دوسری طرف اس کے اپنے لگتے جگر جن کی جدائی کا خیال اس کی روح چیر دینے کے لیے کافی تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی اور آنکھوں کے امٹتے طوفان کو ضبط کرنے کے بعد نادرہ نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے سلمان کے رشتے کو نرمی سے انکار کر دیا۔ اس نے اکیلے ہی اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اب اس کی دنیا میں صرف اور صرف اس کے بچوں کے گرد گھومتی تھی۔ جہاں وہ تھی اس کے بچے تھے، اور اس کا کمایا ہوا اپنا خود کا وقار تھا جس پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی تھی۔